Good morning students. I am Anil Sharma, your chemistry teacher. Today we are going to discuss about the physical and chemical adsorption in the surface phenomena. So सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आता है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हमारे पास जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें हम दो टाइप के एडजॉर्प्शन देखते हैं। एक हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है जिसे हम फिजियोर्प्शन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल एडजॉर्प्शन होता है जिसे हम केमियोजॉर्प्शन भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन। तो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें सिर्फ हमारे पास क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस अपीयर होंगे, कोई भी केमिकल चेंज, केमिकल बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। मीन्स अगर कोई मर्जी एडजॉर्बेंट है, कोई मर्जी एडजॉर्बेट है, हमेशा ये एडजॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। गैसेस कम अमाउंट में एडजॉर्ब हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, लेकिन एडजॉर्ब तो होंगी। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, अब यहाँ पे मैंने सिंपल सा बताया था, ये किस पे डिपेंड करता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। जो गैसेस जल्दी से लिक्विफाई हो जाती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होगी, ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। तो जो गैसेस जल्दी से लिक्विफाई हो जाती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होती हैं। नेक्स्ट है रिवर्सिबल नेचर। जो हमारे पास फिजियोजॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। जो गैस है वो सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो डिजॉर्ब भी हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैसे नेचर का होगा, रिवर्सिबल नेचर का होगा। लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं बन रही होती है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। तो यहाँ पे हमें जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी कम रहती है। कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। सो हार्डली 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। लो एक्टिवेशन और नो एक्टिवेशन एनर्जी, तो हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कर्व में पढ़ा था, जो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि जो सरफेस है उसके ऊपर गैस एडजॉर्ब हो रही होती हैं। सिंपली वो गैस क्या हो रही होती हैं, एडजॉर्ब हो रही होती हैं। वहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे कैसा आएगा, मल्टी, ये हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा होता है, मल्टी मोलिकुलर होता है। अगर हम गैसेस में क्या करते जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, तो फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर, ऐसे आते जाएंगी। सो इट इज मल्टी मोलिकुलर लेयर। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे पास फिजियोजॉर्प्शन के कुछ एक पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन और केमियोजॉर्प्शन। अब केमिकल एडजॉर्प्शन या केमियोजॉर्प्शन में सिंपल सा है हमारे पास, जो हमारे पास सरफेस है उसके ऊपर जो गैसेस आती हैं वो आके वहाँ पे क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब हो जाएंगी और वो एक पर्टिकुलर लेयर बना देगी। वो क्या करेंगी, एक लेयर बना देगी, एक केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। उनके बीच में क्या हो गया, केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे अभी। सो यहाँ पे हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है। जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे होते हैं। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो सभी मेटल अपने ऊपर उन गैसेस को ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब करेगी जिनके साथ वो क्या कर सकती हैं, इजीली केमिकल बॉन्डिंग कर सकती हैं। तो वो सब्सटेंस अपने ऊपर उन सारे गैसेस को ज़्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब करवाते हैं, जो उनके साथ इजीली क्या कर सकते हैं, केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, तो ऑब्वियसली जो गैसेस हैं जो ज़्यादा अमाउंट में यानी कि केमिकल बॉन्डिंग कर सकती हैं उन्हीं का अमाउंट क्या रहेगा, ज़्यादा अमाउंट में वो एडजॉर्ब होंगी। ठीक है, सिंपल सेम ही ये आ गया हमारे पास दोनों पॉइंट। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल नेचर। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। तो सरफेस पे अगर एक बारी केमिकल की एक लेयर बन जाती है तो फिर वो फर्दर हमारे पास क्या हो जाता है, उसको रिवर्स करना इतना इजी नहीं रहता है। सिंपल मेथड से हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ये इरिवर्सिबल नेचर का होगा। नेक्स्ट है हाई एक्टिवेशन एनर्जी सॉरी।
तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी जरूरत ज़्यादा अमाउंट में हमें पड़ेगी। क्यों पड़ेगी भाई ज़्यादा अमाउंट में? लो अमाउंट क्यों नहीं होता एक्टिवेशन एनर्जी का? बिकॉज यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही होती है। केमिकल बॉन्डिंग में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अगर हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ पे ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, 200 to 400 किलो जूल पर मोल। क्यों ये हीट की जरूरत है हमें? क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। केमिकल बॉन्डिंग के लिए हमें किसकी जरूरत है होगी? एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये अमाउंट हमारा किस में जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी में जाएगा। यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन, तो मैंने अभी भी बताया जो हमारे पास सॉलिड एडजॉर्बेंट होगा उसके ऊपर एडजॉर्बेट की एक लेयर लग जाएगी। ठीक है, एक लेयर आ जाएगी। एक लेयर आने के बाद अब वो पूरा सरफेस कवर हो गया तो नेक्स्ट उसके ऊपर दूसरी लेयर आ ही नहीं सकती, इसलिए ये कैसा होगा बेटा? हमेशा यूनिमोलिकुलर लेयर होगी, यानी कि एक सिंगल लेयर ही बनेगी। प्रेशर इंक्रीज करने पे और ज़्यादा लेयर इसमें नहीं बन सकती है। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ये पॉइंट फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों में सेम रहता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। बोथ द टर्म विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा इसमें। नेक्स्ट इज फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ? फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हम टेम्परेचर को क्या रखेंगे बेटा? कांस्टेंट रखेंगे। अब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया तो हम प्रेशर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं किस चीज की? एडजॉर्प्शन के अमाउंट की। भाई अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारे पास प्रेशर है वो किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन है दोनों ही क्या होंगे? बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, यानी कि उनके एक्टिविटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम जो हमारा एडजॉर्बेंट होता है उसके हम पाउडर की फॉर्म में ले लेते हैं। अब अगर उसे पाउडर की फॉर्म में लिया तो हम उसका भाई सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि पाउडर का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं बेटा? एक x/m वैल्यू लेते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हम x/m वैल्यू ले लेते हैं, वेयर m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड x इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो m जो है हमारे पास वो किस चीज का मास है? एडजॉर्बेंट का मास है। और x जो है वो किस चीज का मास है? एडजॉर्बेट का मास है। तो इन दोनों की हमने एक रेशियो ले ली। सो x/m इज द मास एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो कितना मास जो है वो एडजॉर्ब हो रहा है पर ग्राम एडजॉर्बेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये हम x/m वैल्यू ले लेते हैं। सो इस x/m वैल्यू को हम प्रेशर के साथ यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो सिंपली बहुत कम प्रेशर पे ये वैल्यू हमें, यानी कि जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये हमें कुछ ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं हो रही होती है। फिर हम ये ऑब्जर्वेशन आना स्टार्ट हो जाती है और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो हमारे पास x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? p⁻0, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? ये p⁻0। और यहाँ पे फुली डिपेंड कर रहा है तो ये x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1। ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं, हम 1 लिखते नहीं है इसलिए नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या आ गया हमारे पास? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे बेटा कि 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, 0 to 1 सारी की सारी वैल्यूज हमारी कैसे होती हैं? पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे ऑफ कोर्स। और दूसरा ये हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/n की टर्म में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। सो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आ गया। यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन भी हमारे पास क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो x/m इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू p⁻1/n हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम गैसेस का प्रेशर ले रहे हैं, सो p⁻1/n आ जाएगा। अगर हम इसमें
logarithm both side. So after taking logarithm both side, log of x by m is equal to log of k plus, अब लोगरिथम में जो पावर होती है वो क्या आ जाती है, सामने आ जाती है, ठीक है। सो 1/n लोगरिथम ऑफ p, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये अगेन हमारे पास क्या बन गया बेटा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये c की वैल्यू, ये log ऑफ k वैल्यू बता रहे हैं, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/n है, ठीक है। तो अगर हम लोगरिथम ऑफ x बाय m और लोगरिथम ऑफ p के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस ग्राफ कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। ये स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/n होगी, और ये वैल्यू हमारे पास कौन देता है, जो लोगरिथम ऑफ k वैल्यू है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो ये ग्राफ किस चीज़ का है हमारे पास, फ्लूइडिक एडजोशन आइसोथर्म से रिलेटेड ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ फ्लूइडिक एडजोशन आइसोथर्म। तो जो हमारे पास फ्लूइडिक एडजोशन आइसोथर्म है, इसमें हमने देखा था इस ग्राफ के अंदर कि ये जो अगर हम कम प्रेशर रखते हैं तब भी इसकी वैल्यू हमें ऑब्जर्व नहीं होती, और अगर हम हाई प्रेशर कर देते हैं तब ये वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो एक ये गिवन प्रेशर रेंज पे ही काम करता है, एक थोड़े से ही प्रेशर रेंज पे काम करता है, ना बहुत कम प्रेशर पे ये वैल्यू ऑब्जर्व होगी, ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पे ये वैल्यू हमें ऑब्जर्व हो सकती है। तो ये इसकी एक क्या आ जाती है, लिमिटेशन आ जाती है कि ये एक गिवन प्रेशर रेंज पे ही काम करेगा, कम या ज़्यादा प्रेशर पे काम नहीं करता है। एडजोशन फ्रॉम सॉल्यूशन, सो इसमें अब हमें बहुत ही छोटा सा एक चेंज करना है। अगर हम यहाँ पे गैस प्रेशर की बजाय कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो सॉल्यूशन में हम हमेशा क्या लेते हैं बेटा, कंसंट्रेशन लेते हैं। सो अगर हम कंसंट्रेशन लेंगे तो हमें प्रेशर की बजाय क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c रेज़ टू पावर 1/n। प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। सो x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c रेज़ टू पावर 1/n हमारे पास आ जाता है। जैसे हमने पीछे इसमें लोगरिथम वैल्यू ली थी, वैसे आप लोगरिथम वैल्यू लेके इसमें ग्राफ प्लॉट करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास आ जाता है बेटा फ्लूइडिक एडजोशन आइसोथर्म। नेक्स्ट है हमारे पास एडजोशन आइसोबार। आइसोबार मीन्स क्या होता है, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर। सो आइसोबार मीन्स प्रेशर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी अगर हम प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, एडजोशन को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडजोशन के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे एक ये फिजिकल एडजोशन आ जाता है, ये वाला हमारा ग्राफ हमारे पास केमिकल एडजोशन के लिए आ जाता है, ठीक है। तो फिजिकल एडजोशन में आप देख पाओगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो एडजोशन है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि डिसॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिसॉर्प्शन विल हैपन। सो एडजॉर्प्शन की बजाय डिसॉर्प्शन होगा, तो एडजॉर्प्शन का अमाउंट हमारे पास क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब ये ग्राफ हमारे पास सेम क्यों नहीं आया फिजिकल एडजॉर्प्शन में, क्योंकि अगर हम इनिशियल टेम्परेचर जो यहाँ पे दे रहे हैं, हमने पीछे देखा था एक्टिवेशन एनर्जी की वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इनिशियल जो हमने टेम्परेचर दिया वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम करेगा और जो हमारे केमिकल बॉन्ड बनने में हेल्प करेगा। तो इसलिए जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है फर्स्टली इंक्रीज होगा, लेकिन एक टेम्परेचर पे जाने के बाद रैपिडली फिर उसमें क्या हो जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है। तो ये हमारे पास एडजॉर्प्शन आइसोबार आ जाता है। तो ये आप कवर करोगे बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। तो जो हमारे पास एडजॉर्प्शन है इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है, किन किन चीज़ों में जो हमारे पास एडजॉर्प्शन फिनोमिना है ये हमारी हेल्प करता है। सो फर्स्ट है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम, वैक्यूम को प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प करेगा। अब हम वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं वैक्यूम जनरेट करने के लिए, फिर भी बहुत थोड़े अमाउंट में गैसेस बच जाते हैं जो वैक्यूम पंप से भी हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एडजॉर्बिंग मटेरियल डालते हैं, वो एडजॉर्बिंग मटेरियल उन रिमेनिंग गैसेस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेगा और फिर हम उसको उस वेसल में से रिमूव कर देते हैं। तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन गैस मास,
तो गैस मास्क में भी जो बेसिक प्रिंसिपल रहता है वो भी एडजॉर्प्शन ही रहता है। वहाँ पे हम ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जो हार्मफुल गैसेस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, और ऑक्सीजन की सप्लाई को वो मेंटेन रखते हैं। तो गैस मास्क में भी हम इसी तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं, एडजॉर्प्शन फिनोमिना यूज़ होता है। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, तो ये पॉइंट हम पहले ही देख चुके हैं बेटा। तो शुगर को क्लैरिफाई करने के लिए, उसको डिक्लराइज करने के लिए हम चारकोल का यूज़ करते हैं। चारकोल से उसका जो कलरिंग मटेरियल होता है वो रिमूव हो जाता है। सो क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर में भी एडजॉर्प्शन फिनोमेना यूज़ होता है। इन क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस क्या था हमारे पास? सो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस बेसिकली बायो की टर्म है, बायो में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, हम जैसे सबसे फर्स्टली जो यूज़ किया गया था वो फ्लावर पेटल्स के कलर को चेक करने के लिए किया गया था कि जो हमारे पास जो कलर होता है वो एक सिंगल कलर होगा फ्लावर पेटल्स का या एक मल्टीपल कलर होता है, कलर्स का मिक्सचर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्लिट लेते हैं, ग्लास स्लिट लेते हैं, उसके ऊपर जो एडजॉर्बेंट है उसकी एक लेयर लगा देते हैं और वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर जो भी कलरिंग मटेरियल है उसको हम प्लेस कर देते हैं। फिर उसे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में यानी कि प्लेस किया जाता है। तो वो सॉल्वेंट जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस स्लेट के ऊपर, तो हमारे जो अगर एक सिंगल कलर है तो वो सिंगल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और अगर मल्टीपल कलर होंगे तो मल्टीपल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो एक वो सिंगल कलर है या कलर का कम्बिनेशन है, मिक्सचर है कलर्स का। इसी तरह आप डाई को भी चेक कर सकते हो कि भाई जो डाई है हमारी वो एक सिंगल कलर है या कलर्स का मिक्सचर है। सो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में हम एडजॉर्प्शन फिनोमेना का यूज़ करते हैं। इन हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये अभी हमारे पास नेक्स्ट भी आएगा और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। हिट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है बेटा, जहाँ पे रिएक्टेंट जो कैटलिस्ट है हमारे पास वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से डिफर फेज में होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्टेंट हमारे गैसियस फेज में है तो कैटलिस्ट हमारा सॉलिड फेज में होगा, तो उसे हम हिट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास वर्क करता है ये एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करेगा बेटा, ये एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर वर्क करता है। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या है, सिंपल सी बात है बेटा, जो हमारे पास सरफेस एरिया रहेगा वहां पे जो रिएक्टेंट है वो पहले आके अटैच हो जाते हैं, पहले उसमें क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है। सो एडजॉर्प्शन होने के बाद वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और फिर उनका सरफेस पे से क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाता है। फिर अगेन उसका क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास कैटलिस्ट सरफेस है जो हमारे पास एडजॉर्प्शन फिनोमेना को शो कर रहा है। ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फर्स्टली यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्ब होने के बाद ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से इनका क्या हो जाता है, डिसॉर्प्शन हो जाता है। अब ये मेटल एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन कैसे कर सकती है, मेनली आपने चेक किया होगा बेटा, जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल वैलेंसी दे विल एडजॉर्ब एंड डिसॉर्ब द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो उनको एडजॉर्ब भी करवा सकते हैं रिएक्टेंट्स को, और प्रोडक्ट को अपने सरफेस से डिसॉर्ब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसमें इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम जियोलाइट्स का यूज करते हैं। तो जियोलाइट भी हमारे पास क्या होते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं जो एडजॉर्बिंग मटेरियल की तरह काम करते हैं, और जो हमारे पास वाटर को हार्ड करने वाले आयंस होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, मैग्नीशियम आयन होते हैं, तो उनको अपने ऊपर एडजॉर्ब करके वो रिमूव कर देते हैं। इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स। सो जो हमारे पास वाटर बॉटल होती हैं, ठीक है, या इसी टाइप के कोई दूसरे हमारे पास वेसल्स होते हैं जिनमें अगर मॉइस्चर रह जाता है तो बैक्टीरिया वहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, सिलिका जेल का यूज़ करते हैं मेनली। तो सिलिका जेल अपने ऊपर क्या कर लेगा, जो भी वहाँ पे ह्यूमिडिटी होगी वो एयर के अंदर, तो उसको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है ह्यूमिडिटी को, और जो हमारे पास वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज,
सो इनर्ट गैसेज मीन्स नोबल गैसेज सॉरी। सो इनर्ट गैसेज मीन्स क्या होता है, नोबल गैसेज हमारे। सो नोबल गैसेज को सेपरेट आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो किसी चीज़ के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। सो इनर्ट गैसेज को सेपरेट आउट हम कैसे कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एडजॉर्बिंग मटेरियल डाला जाता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे एक ही नोबल गैस वहाँ पे क्या हो जाती है, एडजॉर्ब हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर नोबल गैस को हमने एडजॉर्ब करवाया, उसे रिमूव कर देते हैं, फिर दोबारा से हम उस दूसरा एक एडजॉर्बिंग मटेरियल यूज़ करते हैं और सेकंड टेम्परेचर एंड प्रेशर का यूज़ करते हैं, तो एक दूसरी जो नोबल गैस है हमारे पास वो इसमें एडजॉर्ब हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो इनर्ट गैसेज हैं या हमारे नोबल गैसेज हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सल्फाइड वाले ओर होते हैं वहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल क्या रहता है कि जो हमारे पास मेटल है, सो मेटल उसमें मेटल ओर जो है उसे हम पाइन ऑयल के साथ मिक्स करते हैं और फिर उसे वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, एक बड़े से टैंक में वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन रहता है, जो मेटल सरफेस है वो ऑयल से एडजॉर्ब हो जाती है, ऑयल उसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज रहती हैं उनके सरफेस पे ऑयल एडजॉर्ब नहीं होगा। अब जिसके साथ ऑयल एडजॉर्ब है उसी की फ्रोथ भी जनरेट होगी। तो जो अगर हम उस सॉल्यूशन में से हाई प्रेशर पे एयर पास करवाते हैं तो उसमें फ्रोथ जनरेट हो जाती है, और फ्रोथ जो हमारे पास बनती है वो सिर्फ मेटल आयन होंगे, उसमें मेटल पार्टिकल होंगे और उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपने 10th में भी पढ़ा था इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। पेंट इंडस्ट्री, सो पेंट के अंदर बेसिकली हम पेंट को हमें सरफेस पे ही अप्लाई करना होता है, सरफेस पे जल्दी से वो पेंट हमारा एडजॉर्ब हो जाए और जल्दी से ड्राई हो, तो इस टाइप के हमें केमिकल वहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं। इन डाइंग, सो क्लोथ्स की डाई करने के लिए या दूसरे मटेरियल्स की डाई करने के लिए हम ऐसे यानी कि मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं जो जल्दी से उनके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो और जल्दी से ड्राई हो। तो डाइंग इंडस्ट्री में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इन वाटर कंजर्वेशन, इन क्योरिंग डिजीज़, सो डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल हम बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अगर किसी भी टाइप की पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, तो क्या किया जाता है, एक एडजॉर्बिंग मटेरियल उस जो पेशेंट रहता है उसको दे दिया जाता है और वो एडजॉर्बिंग मटेरियल उसकी बॉडी में जाके जो पॉइजनस सब्सटेंस है उसको अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है और उसको फिर यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करवा दिया जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सो डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी एडजॉर्प्शन फिनोमेना का यूज़ किया जाता है। तो बेटा आज के लेक्चर में आप इतना ही पढ़ोगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमारे पास कोलाइडल स्टेट्स ऑफ मैटर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।